ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। जी हां, यही महाराष्ट्र एपिसोड की बॉटम लाइन है और यही आज देश की सियासत का सबसे बड़ा सच भी है। और शायद यही वजह है कि एमपी में भी बीजेपी ने इसे लपकने में देर नहीं की। मध्य प्रदेश का सियासी चैप्टर महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर चुकी है। ठीक ऐसा ही सीन 2020 में एमपी में बना था। फर्क महज इतना है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए बीजेपी ने समर्थन दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र के हालात एमपी से मिलते जुलते हैं, तो एमपी में भी इसका असर दिखना लाजमी था। निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस घटना को हिंदुत्व से जोड़ने में देरी नहीं की। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव सरकार को ले डूबा, लेकिन अब इसी मुद्दे को बीजेपी एमपी निकाय चुनाव में हवा दे रही है। हालांकि बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे पर कांग्रेस का भी पलटवार आया। कांग्रेस ने बीजेपी को देश दुनिया की परवाह ना करते हुए प्रदेश की ओर ध्यान देने की सलाह दी। तो सिंधिया जी से भी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था क्या? गृह मंत्री जी को सुबह सुबह गला साफ करने की आदत है। मध्य प्रदेश उनसे संभलता नहीं है। महाराष्ट्र पर व्याख्यान देते हैं, तमिलनाडु पर व्याख्यान देते हैं, यूक्रेन पर बोलते हैं, अमेरिका पर बोलते हैं, बाइडेन पर बोलते हैं। ज़रा नेमावर पर बोलिए, बैतूल पर बोलिए, सागर में बोलिए, सीहोर पर बोलिए, सतना में बोलिए, जहाँ पर आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के वो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जनरल सेक्रेटरी थोड़ी हैं। जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व के एजेंडे के चलते ही बीजेपी देश के 17 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि स्थानीय चुनाव की तुलना आम चुनाव से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ मुद्दे भी स्थानीय होते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने निकाय चुनाव के दौरान हिंदुत्व राग छेड़ा है, तो इसका फायदा उसे निकाय चुनाव में कितना मिलेगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस स्थानीय चुनाव में बीजेपी की हिंदुत्व की छवि को कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है जीत का फंडा, हिंदुत्व का एजेंडा। एमपी निकाय चुनाव के बीच हिंदुत्व का मुद्दा गूंजने लगा है। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता बदलकर बीजेपी हिंदुत्व से जोड़कर देख रही है। जाहिर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को प्रदेश पर ध्यान देने की सलाह दे डाली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी को स्थानीय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के अजय सिंह यादव साहब। उमेश शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में अभी अजय सिंह जी यादव है, उन्हीं से मैं पूछ लेता हूं। सर, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे और इसकी कोई काट फिलहाल मध्य प्रदेश में आपको दिख रही है क्या? देखिए विजय जी, जिस तरह से महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं और इस सरकार गिराने के पाप के काम को हिंदू धर्म से जोड़ना, ये हिंदू धर्म का भी अपमान है और 100 करोड़ हिंदुओं का भी अपमान है। नरोत्तम मिश्रा जी को माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रोविज़न, प्रावधान है कि किसी पार्टी के विधायक किसी और दल से जीतें और भाजपा की सरकार बनाने के लिए उनके अलग कर दिया जाए, इस्तीफे कर दिए जाएं, सब कुछ प्रपंच किया जाए और अंततः भाजपा के साथ सरकार बन जाए? तो ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं अगवा नहीं भगवा हुए थे। अगर अगवा नहीं हुए थे तो अपने घर पे रहते, मोबाइल बंद करके मुंबई से
4000 किलोमीटर दूर गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी में भाजपा के नेताओं के संरक्षण में बाहरी व्यक्तियों से मिलना जुलना बंद, परिवार के लोग तक नहीं मिल सकते थे इन विधायकों से। तो इस स्थिति को अगवा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अगर वो स्वतंत्र थे तो स्वतंत्र रह के महाराष्ट्र में, मुंबई में अपना मत देते। जोर जबरदस्ती से वो मंत्री बनेंगे, जोर जबरदस्ती से एकनाथ शिंदे सीएम बने। देखिए, देश भर में अरुणाचल प्रदेश से जो व्यवस्था चालू हुई, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, तो ये तो देश भर इस घटनाक्रम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। दूसरे दल के विधायक तोड़े जाते हैं, फिर भाजपा कहती है। ये सारा इफेक्ट मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में है। इसके लिए उसी को लेकर तो बयान आ रहे हैं सर, उसी के बारे में पूछ रहा हूं। देखिए, ये घटनाक्रम एक श्रृंखला बन गई है। विधायकों को तोड़ा जाता है, फिर भाजपा कहती है हमें कोई लेना देना नहीं है, इनके घर का मतलब है, घर का असंतोष है, और प्रदेश, देश, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन सब मुद्दों के लिए असंतोष चालू हुआ है। शिवसेना जो कभी आपके साथ नहीं थी, अब कुछ समय पहले आपके साथ उन्होंने सरकार बनाई, आपने सहयोग किया, आपका सहयोग लिया या आपने किया वो अलग बात है, एनसीपी के साथ जुड़ी, उसी मुद्दे पर तो अलग हुए थे। और यही कहा है नरोत्तम मिश्रा जी ने कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर शिवसेना चलती थी, उसी मुद्दे पर पहली बार सरकार गिरी। देखिए विजय जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 2.5 साल तक ये तमाम लोग उस गठबंधन सरकार के हिस्सा थे, तो 2.5 साल पहले और आज में मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। अगर हिंदुत्व के नाम पे ये बात होती तो 2.5 साल पहले सरकार में शामिल नहीं होते, उसी समय अलग हो जाते कि हमें आइडियोलॉजी के आधार पर इस सरकार में नहीं जाना है। लेकिन ये एजेंडा नहीं है, ये केवल जुमलेबाजी है। इसी तरह से हर जगह धन बल, बाहुबल के आधार पर पार्टियां तोड़ी जाती हैं। तो हुआ होगा, देखिए, कांग्रेस को भी दुख हुआ देखिए, दुख का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि देश में अभी और कब तक इस तरह की व्यवस्था चलाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता सीधा इफेक्ट पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पर पड़ेगा, और नगरीय निकाय चुनाव है यहाँ से, बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ने भी लगा है। पंचायत चुनावों में 75% कांग्रेस समर्थित चुनाव जीत गए। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का सफाया होने वाला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की रैलियों में भीड़ नहीं है, कांग्रेस कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? देखिए, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, हम जनता की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, दल तोड़ने को धर्म से जोड़ना, ये तो माफी मांगना चाहिए इन्हें। चलिए, कौन माफी मांगेगा जरा पूछ लेता हूं। उमेश शर्मा साहब, क्या माफी मांगने की स्थिति में है क्या आप? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिलविदा। और मुझे लग रहा है कि ऐसे भगवान शंकर के रुद्र अवतार बालाजी हनुमान की हनुमान चालीसा पे जो सरकार रोक लगा दे, मुझे लग रहा है कि उसका पतन तो अवश्यम भावी था। और एकनाथ शिंदे जी सहित जितने सारे लोग बाहर हुए हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की आत्मा का आशीर्वाद उनको अखंड रूप से प्राप्त हो रहा होगा। जिस प्रकार की नीति पर उद्धव ठाकरे जी चले थे, शिवसेना का जो गर्भनाल है, शिवसेना के गर्भनाल हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था। अपने गर्भनाल से कटकर और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की जिस राह को उद्धव ठाकरे ने संजय राउत बाबू के कहने पर पकड़ ली थी, तो वो राह जो है वो एक अंधी सुरंग की तरफ जाना सुनिश्चित थी। और दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी की हाई कमान की है, तो कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान है वो अंतस्थ का महरा, मन का गूंगा, भावनाओं का लंगड़ा, आचार का छई, विचार का कोढ़ी, नाम का नैनसुख और आंख का अंधा है। एक एक करके राज्यों में उनकी सरकारों का पतन होता चला जा रहा है। कब तक भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का दोषारोपण करते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी, हमारे विधायकों को तोड़ लिया है, हार्स ट्रेडिंग करी गई है। आखिर आपकी आइडियोलॉजी के साथ आपके एमएलए जुड़े क्यों नहीं रहते हैं? आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी की हाई कमान अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रति कांग्रेस पार्टी के विधायकों की प्रतिबद्धता को असंदिग्ध भाव से जोड़े रखने में असफल सिद्ध हो रही है? वास्तव में कांग्रेस पार्टी शने शने पतन के गर्त में समा रही है। और जहां तक विजय जी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से यह दृढ़ मान्यता है कि हमारा जो मूलाधार है, हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, वो हिंदुत्व वाला वैचारिक अधिष्ठान है। ना हम हार्डकोर हिंदुत्व वाले हैं, ना सॉफ्टकोर हिंदुत्व वाले हैं। ना तो हिंदुत्व सॉफ्टकोर होता है, ना हिंदुत्व हार्डकोर होता है। हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व है। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनसभाओं में पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में जो प्रचार करने पहुँच रहे हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये मुद्दे छाए हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर
आखिर चाहे राजस्थान की बात कर लो, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, इन लगातार इन्हीं मुद्दों पर उनकी गूंज इस निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। क्योंकि ये तो नाली नर्दे के चुनाव है साहब, इसमें इतने ये बड़े बड़े मुद्दे इफेक्ट कर रहे हैं क्या? विजय जी, मैं आपकी इस बात का बहुत विनयशीलता के साथ और बड़े दुखी मन से उत्तर देना चाहता हूं। यह उदयपुर के अंदर जो तालिबाना विभत्स कांड करा गया है, क्या यह देश की जनता के दिल को दहला नहीं रहा है? हमने तो आज इंदौर में बंद का आह्वान नहीं करा था। इंदौर का संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र जो है वो आज 3-4 घंटे बंद रहा। कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी विवश होकर उस बंद में शामिल होना पड़ा है। आखिर देश की जनता कब तक आक्रोशित रहेगी? और जिस प्रकार में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? इस तरह से गर्दनें गंडासे से काट दी जाएगी और हिंदुत्व का आरोप हम पर लगाकर ये अपेक्षा करी जाएगी कि हम सब लोग चुप रहेंगे, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दिल अब विचलित नहीं हो रहा है, तो ये तो स्वाभाविक रूप से उमेश जी, इस पर अजय सिंह यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेता हूं, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ूंगा। उमेश जी, आपने जिस तरह सिंह जी की तो आदत है वो बीच में उमेश जी, मैं तो करते हैं, जब वो बोल रहे थे तो हमने तो कुछ नहीं कहा था। उमेश जी, मुझे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह की घटना पे आप इस्तीफा मांगते हैं तो नेमावर पे शिवराज सिंह चौहान से क्यों नहीं दिलवाया इस्तीफा? अब आपको सुनाई नहीं देगा उमेश जी, अब आपको सवाल सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अब आपको सवाल भी सुनाई नहीं देगा। नेमावर में जब 5 आदिवासियों को दफना दिया गया तब शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या आदिवासियों की जान की कीमत नहीं है? प्रश्न करूंगा, मुझे इतना बता दीजिए। देखिए विजय जी, उमेश जी जवाब नहीं देना चाहते हैं। नेमावर में 5 आदिवासियों को दफनाया गया, शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दही जम गया। शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो मेरे प्रदेश का मामला था। राजस्थान का मामला राजस्थान में चर्चा होगा। अजय जी, मध्य प्रदेश का जवाब दीजिए। अजय सिंह यादव साहब रुकिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, जरा उनसे उमेश जी रोक रहा हूँ आपको। अरे तो नेमावर में क्या आदिवासियों की हत्या में आपके लोगों का हाथ था, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए आप लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। चलिए अजय जी, आपको रोक रहा हूँ। उमेश जी रुकिए। उमेश जी, विनय से आपको रोक रहा हूँ। अजय सिंह यादव जी, आदरणीय हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, जरा उनसे भी हम पूछ लेते हैं, कम से कम एक एक्सपर्ट कमेंट तो हो जाए। हर्षवर्धन जी, स्वागत है, क्योंकि लंबे समय से आप डिबेट सुन रहे होंगे और थोड़ा सा शोर हो गया, उसमें आपको व्यवधान भी हुआ कि आखिर मुद्दा क्या है, चल क्या रहा है। मैं बता देता हूं, महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही है, वहां का हिंदुत्व का मुद्दा सीधे तौर पर मध्य प्रदेश आता है, यहां के चुनाव में वो मुद्दा गूंजता है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद, इन दोनों की काट तो फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। जब भी कोई मुद्दा लेकर बीजेपी चलती है, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, ये बहुत छोटे चुनाव है। यहाँ शहर के विकास की बात होती है, यहाँ नाली नर्दों की बात होती है, जल बिजली तमाम तरह के मुद्दे हैं, सफाई के मुद्दे हैं, उन पर चुनाव लड़ा जाता है, शहर के विकास पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन नेशनल मुद्दे गूंजते हैं। जरा उस पर आपकी राय चाहूँगा। मैं अपनी बात की शुरुआत क्यों करूंगा विजय भाई, कि इंदौर से उदयपुर का फासला तकरीबन 400 किलोमीटर है और आज इंदौर जो कि सूबे की आर्थिक राजधानी कही जाती है और पूरे प्रदेश का एक बड़ा निवेश का केंद्र है। यहाँ के थोक कारोबारियों ने आज आधे दिन का बंद रखा इसी मुद्दे पे, वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ उदयपुर में उसको लेके, और कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया। पहले बीजेपी ने इसका आह्वान किया और कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस के जो उम्मीदवार संजय शुक्ला और वो दूसरे नेता कांग्रेस के, वो जो हैं वो बकायदा राजवाड़ा पे जाते हैं, इसके मौन धारण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव ने एक नई करवट ले ली है इस हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक की चिंता करनी पड़ रही है। लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस जब भी बात करती है तो एक जो कॉइंड वर्ड है मीडिया का, सॉफ्ट हिंदुत्व, उसकी बात होती है। कांग्रेस खुल के बहुत चीजें नहीं करती क्योंकि उसकी एक अपनी शैली है राजनीति करने की। लेकिन अब ये जो चुनाव है और जो चुनाव के प्रचार को थमने में नगर निगमों में खास तौर पे अब मुश्किल से 3-4 दिन रह गए हैं, और अब जो 3-4 दिन में सोशल मीडिया पे जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। और कांग्रेस को अगर चुनाव को विकास और जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा की
उसकी तरफ मोड़ना है तो कोई कारगर कदम उठाना पड़ेगा। जी हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि जो नेशनल मुद्दे हैं कई बार उनकी आंच जो है जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ कम से कम उनकी गूंज सुनाई देती है या आंच उनकी आती ही आती है, लेकिन हर प्रत्याशी वही बात करे, हर प्रत्याशी चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो उसकी काट ना ढूंढ पाए, राष्ट्रवाद छाने लगता है, हिंदुत्व का मुद्दा छाने लगता है, या ये कहें कि फिलहाल कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं होती है, कोई जवाब नहीं होता है, या फिर वो पूर्ण विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाता है यहाँ? देखिए, बात सही आपकी है कि गली मोहल्लों का चुनाव होता है, नगर निगम का, नगर परिषद का, ग्राम पंचायत। लेकिन आज जो सोशल मीडिया जब से आया है हमारे देश में, तब से कोई भी चुनाव आइसोलेटेड नहीं है, अलग थलग नहीं है। और सोशल मीडिया तो नैरेटिव सेट है, उसके मुताबिक मतदाता अपना मानस बनाते हैं। जी तो नैरेटिव काफी हद तक सेट करने में भाजपा के पास महारत है और कांग्रेस पीछे है। हमने देखते हैं कि हम अक्सर कांग्रेस जो है भाजपा की ताल पे ही नाचती है, कि भाजपा एक सेट करती है अपना मुद्दा और कांग्रेस या तो रिएक्ट करती है या कुछ करती है। तो ये वाकई बड़ी चुनौती है, और जिस किस्म से जनमानस बना है इसमें मैं मानता हूं कि मतदाताओं की भी बड़ी भूमिका होती है, कि पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके बनाए रास्ते पे ना चले और उनको मजबूर करें कि बुनियादी मुद्दों की बात करें। आज शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, नगर निगम है तो जो जल जमाव होता है शहरों में और अनियोजित और अंधाधुंध विकास जो हो रहा है, उससे जो शहर हो गए हैं हमारे, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, तकरीबन हर शहर में दिक्कत है। और मतदान भी मानसून में हो रहा है, जनता के सामने सब कुछ है। तो जनता को मजबूर करना होगा, दलों को उनकी बात करें, और जब वो बटन दबाएंगे ईवीएम पे तो उनको बुनियादी मुद्दे याद रखना चाहिए। जी अजय जी, बुनियादी मुद्दों की बात हो रही है या नेशनल मुद्दे गूंजते हैं और आप उन्हीं पर ही सिर्फ जवाब देते रह जाते हैं? देखिए विजय जी, असल मामले में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुनियादी मुद्दों से भागना चाहती है, बुनियादी मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती। आइडियोलॉजी तो भाजपा की होती ही नहीं है। आप आइडियोलॉजी की बात महाराष्ट्र के लिए करते हैं, कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, जब बिहार में चुनाव होता है तो मोदी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है। फिर डीएनए खराब के बाद आपको सरकार में कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। अब मैं मुद्दों की बात करूंगा, उमेश जी फिर भी जवाब नहीं देंगे। आप बताइए, आज इंदौर शहर में मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ खर्च किए, रिंग रोड आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? 3 साल पहले 80 करोड़ के कचरा वाहन जो खरीदे गए इंदौर नगर निगम में, वो क्यों कबाड़ा हो गए हैं? और इंदौर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई वो केवल छोटे छोटे लोगों पे क्यों हुई, बड़े बड़े रसूखदार लोगों पे क्यों नहीं हुई? 8 साल पहले जो गांव नगर निगम क्षेत्र में जोड़े गए, वहां मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं लाई गई? भोपाल में वाईफाई सिटी का वादा किया, ग्रीन सिटी का वादा किया, कुछ भी पूरे नहीं हुए। इन मुद्दों का जवाब नहीं दे पाएंगे आप। और अगर किसी घटना के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो नेमावर की घटना पे क्यों नहीं दिया गया? क्या आदिवासियों की जान की कीमत नहीं है? क्या आदिवासियों के साथ अत्याचार को आप जस्टिफाई ठहराते हैं? तो इन मुद्दों की बात करिए और नगर सरकार का हिसाब दीजिए। आप नेमावर की घटना उदयपुर की घटना से जोड़ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जोड़ने का सवाल नहीं है विजय जी। घटना होती है और भारतीय जनता पार्टी चुनकर राजनीति कर रही है। हमारे देखिए विजय जी, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, कांग्रेस और भाजपा में अंतर देखिए। उदयपुर की घटना की हम निंदा करते हैं, इंदौर में आज जो बंद हुआ उसका कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन नेमावर में जो घटनाक्रम हुआ उसमें भाजपा के नेता सीबीआई जांच सभी चीजों से बचते रहे, आरोपियों को दंडित करने से पीछे हटे। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। हम तो चाहते हैं उदयपुर जैसी घटनाएं कहीं नहीं होना चाहिए और उसमें जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाना चाहिए, लेकिन भाजपा दोहरा चरित्र नहीं रख सकती है। मध्य प्रदेश में क्लीन चिट देते हैं और दूसरे राज्यों में इस्तीफा मांगते हैं, ये नहीं चलेगा। विजय जी, मैं दूं उत्तर? जी बिल्कुल। विजय जी, एक तो समझ लीजिए कि इंदौर शहर का जो एक चमकदार और उज्जवल चेहरा दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के 4 महापौरों की यशोगान की गाथा लिखा हुआ है। 5 बार स्वच्छता में हम नंबर 1 आए हैं, क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को माना गया है।
इंदौर सिटी का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उमेश जी, इंदौर रिंग शहर रोड को जो बन है गया हमारा क्या? मैंने प्रदूषण गलत मुक्त बोला है, करा इतना गया। बता दीजिए। इंदौर शहर जो है वो ग्रीन सिटी, नीम सिटी के अंदर कन्वर्ट करा उमेश गया। जी, जो मुद्दे हैं, इंदौर उनका शहर के जवाब अंदर भी तो देना बहुत तेजी पड़ेगा। योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंदौर शहर का चेहरा चमकदार और उज्जवल करने का किसी के पास अगर जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के कंधे। और इनका प्रत्याशी क्या कर रहा है? इनका प्रत्याशी अपनी धन्ना से ठाई बता रहा है। आज अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए रिंग रोड इनके बन महापौर गया कि नहीं, प्रत्याशी इतना ही ने बता कहा दीजिए, कि एक ही अपनी बात जेब बता के दीजिए। खर्चे से चलिए, अगर जीत गया क्यों तो नहीं 5 बन पाया? मिनट बना दूंगा। और भैया हार गया तो क्यों नहीं बनवा पाओगे? अगर आप जीत के बनाने की बात करते हो तो जवाब हार के नहीं है बनाने आपके की बात पास। करो। रिंग बोलते रोड हैं क्यों कि नहीं बना 20,000 पाया? रुपए स्मार्ट सिटी कोरोना के अधूरी क्यों मृतकों रह को गई? दूंगा, तो जीत जाऊंगा तब दूंगा। क्यों हार जाओगे तो मृतकों की सांत्वना समाप्त हो जाएगी क्या तुम्हारे हृदय के अंदर से? ऐसी धन्ना सेठाई किस काम की? तुम दानशीलता उमेश जी, करने निकले, धनबल पे सौदेबाजी सरकारें कौन करने बना निकले। रहा है, गिरा इस रहा है, प्रकार का लेकिन प्रत्याशी मुद्दों का का जवाब आचरण। दीजिए। अरे भैया, उमेश हार जी, जाएगा मैंने तब भी आपसे बना देगा। स्पेसिफिक जीत सवाल जाए पूछे तब थे, भी उनके बात जवाब करना है। दीजिए। तो मुझे लग उनके रहा है जवाब कि दीजिए। कांग्रेस ये पार्टी जो कव्वाली है, नहीं वो चलेगी इस उमेश जी, स्थानीय चुनाव ये के अंदर कव्वाली नहीं मुद्दा चलेगी। विहीन पार्टी बनकर रिंग रह रोड गई है। क्यों नहीं इनके बना? पास मुद्दों कचरा का अभाव वाहन है। क्यों कांग्रेस कबाड़े में पार्टी चले चुनाव गए? में बैकफुट क्यों पर खड़ी हुई है। जिन गांवों कांग्रेस को पार्टी नगर की निगम में आवश्यक जोड़ा गया, हार वहाँ सामने मूलभूत दिखाई दे रही सुविधाएं है। क्यों नहीं मिली? इनका जवाब दीजिए, इनका अरे जवाब अजय दीजिए, बाबू, मुद्दों का आपकी जवाब तकलीफ दीजिए। ये दोस्त के उमेश कमरे जी, में होता अनर्गल होगा, बातचीत है। तो आप बीच में टोकते हैं। उमेश जी, मैंने आपसे इंदौर 3 शहर स्पेसिफिक जवाब सवाल दे पूछे, दीजिए, आप जवाब ही नहीं दे रहे जवाब दे रहे हैं। हैं, जरा सुन लीजिए। जवाब ही नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं, सुन तो लीजिए। और 5वीं बार आप पूछ लीजिए, मैं चुप हूं, आप बता दीजिए, पूछ लीजिए कांग्रेस उनसे। पार्टी हारेगी 5वीं बार लगातार। विजय जी, आप चलिए, सवाल मैं पूछ हर्षवर्धन जी लीजिए। के पास चला जाता हूं। हर्षवर्धन जी, मैं एक बार फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा। हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा। जब कांग्रेस इन चीज़ों को समझती है लेकिन बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, सीधे तौर पर इन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती, या ये कहें कि बीजेपी के एक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक फौरी रिएक्शन के तौर पर नजर आती है, क्या यही फिलहाल पीछे रहने का कारण हो गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कांग्रेस उसकी विचारधारा के मुताबिक केवल रिएक्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमने देखा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब वो बकायदा हनुमान मंदिर जाते थे और बकायदा लगातार इस बात को मीडिया में लाया जाता था, इसलिए बड़े हनुमान कमलनाथ। राहुल गांधी जब आए मध्य प्रदेश तो उज्जैन गए और जो पारंपरिक परिधान है पूजा के उनमें दिखाई दिए। लेकिन मतदाताओं का मानस ऐसा है कि एक नैरेटिव सेट हो गया है। तो राजनीति में धर्म की जो आमद है, जो दखल है, वो कितना होना चाहिए, ये मतदाताओं को तय करना है। लेकिन अक्सर कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है और कांग्रेस अगर बोले तो समस्या, ना बोले तो समस्या। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि कांग्रेस को खुल के अपना स्टैंड रखना होगा। और जिस तरीके से अभी जो राजस्थान में घटना हुई उसकी आंच मध्य प्रदेश तक और पूरे देश तक हम देखें वो आ रही है। वो घटना वाकई मुझे लगता है कि आतंकी घटना थी और लगातार हमारी एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। पूरे देश के मानस को झकझोर दिया। अब कांग्रेस के पास इस पे क्या रिएक्शन ऐसा है कि मतदाताओं के मन में उसके लिए विश्वसनीयता और आदर पैदा हो। जी, अजय सिंह यादव जी, मेरा सवाल जो है वो कह सकते हैं एक पत्रकार ही पूछ सकता था और वो हर्षवर्धन जी ने पूछ लिया। उन दोनों मुद्दों का ऐसा क्या काट है आपके पास कि इस नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जनता आपकी बात सुने? क्योंकि यहाँ तो गांव की बात है, खेत खलियान की बात है, यहाँ बात नाली नर्दे की है, यहाँ बात सड़क की है, यहाँ बात सफाई की है, यहाँ बात लाइट की है, यहाँ बात टोटी से नल में पानी की है। देखिए विजय जी, नगरीय निकाय चुनावों में हमारी बात जनता तक पहुंच रही है। आप इस डिबेट में भी देख सकते हैं, मैं नगर निगम की असफलताओं की बात कर रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता उनको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। मैं वही तो पूछ रहा हूं, इन मुद्दों पर बीजेपी क्यों हावी हो जाती है आपके पास? इनका हाई डोज क्यों नहीं तो होता आपके पास? बिल्कुल यही भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलती है कि अगर काम किया होता तो इस तरह के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे होते जिनका नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है। ये नाली, सीवेज, पानी की समस्या के मुद्दे हैं। भोपाल नगर निगम में 5 पानी के सोर्स हैं, 8-8 दिन तक नगर निगम की पानी सप्लाई बंद होती है, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे भाजपा के लोग। ये अगर पूरे साल उठाए जाते चुनाव के पहले
तो शायद जनता का बिल्कुल ध्यान भी उठाए खींच गए पाते। हैं और परिणाम बताएंगे, इस बात को परिणाम बताएंगे विजय जी। हम लोग निश्चिंत हैं, जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में उमेश शर्मा सफल साहब, हुए। क्या ये भाजपा को एडवांटेज लेती जनता है नकारेगी। बीजेपी? क्या ये एडवांटेज लेती है बीजेपी कि लगातार इस तरह के मुद्दे नहीं उठा पाती है और आप नेशनल मुद्दों को गोल गोल घुमा देते हैं? आखिरी में बता दीजिए, रिंग रोड क्यों नहीं बन पाया? वो आप इंदौर चले जाइएगा सर उसके लिए। उमेश जी इंदौर में ही हैं, बता दें। ये मूल बात है ही नहीं। और विजय जी, हम मुझे लग रहा है कि इस आधार पे राजनीति करते भी नहीं है। हमारे राजनीति का ये आधार भी नहीं है। हम स्थानीय मुद्दों से मुंह नहीं छुपा रहे। हमारे पास तो अपना चार महापौरों का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम तो 20 साल की अपनी ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने ले जा रहे हैं। हमारे चार्टेड अकाउंटेंट की भूमिका जनता निभाएगी। हमारा आय व्यय पत्रक 20 साल में हमारे महापौरों के कार्यकाल का आय व्यय पत्रक जो है वो जनता की अदालत में रखा जाएगा और उस पर अंतिम मोहर उसका अंकेक्षण करने का अधिकार जनता जनार्दन को है। कांग्रेस पार्टी छाती ठोक कर हम पर आरोप करे, हम जनता की अदालत में सारे आरोपों का भी जवाब देंगे। और जहां तक बात रही है राष्ट्रीय मुद्दों की, तो मुझे लग रहा है कि इस हिंदुस्तान में कन्हैया टेलर की गर्दन को अगर काटा जाएगा तो पूरा देश उद्वेलित होगा और उसको हम चुनाव से जोड़कर देख नहीं रहे। ये जो वातावरण भय का पैदा कर रखा है कांग्रेस पार्टी ने, आपकी भावभंगिमा दिखा रही है कि आप इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भटकाव की राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता हिसाब मांग रही है, नाली, पानी, सीवेज, रोड, इनका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब मांग रही है, देना पड़ेगा आपको उमेश जी। समय खत्म हो रहा है सर, हिसाब देना पड़ेगा। चलिए समय खत्म हो रहा है सर। सर उमेश जी, काम चलने वाला नहीं है। उमेश चलिए जी, क्या हिसाब चलेगा? देना पड़ेगा, ये नहीं चलने चलिए, वाला। जनता किससे हिसाब मांग रही है और किसका हिसाब कर देगी 18 जुलाई को सबके सामने आ जाएगा। इस फिलहाल हमारी डिबेट में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा बीजेपी में बिग डिबेट। नमस्कार।